क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने कमरे में रखे फर्नीचर की व्यवस्था में बदलाव किया हो और आपको आपका कमरा बिल्कुल एक नए कमरे के जैसे लगने लगा हो? उदाहरण के लिए, यहाँ इस पहली व्यवस्था में कमरे में ज़्यादा जगह है, आप इसमें आराम से चल फिर सकते हैं। लेकिन छोटे समूह या दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए ये दूसरी व्यवस्था अधिक उपयुक्त है, जहाँ आप इस मेज़ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं या स्कूल या होमवर्क के बारे में बातें कर सकते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है, बल्कि मुख्य बात यह है कि ये दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, जिनका सौंदर्य बोध यानी एस्थेटिक सेंस पूरी तरह से अलग है और हमारे काम के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक व्यवस्था अधिक उपयुक्त हो सकती है। कुछ ऐसा ही अणुओं के मॉलिक्यूल्स के मामले में भी होता है, यानी एक प्रकार की व्यवस्था जीवन रक्षक दवा हो सकती है, जबकि दूसरी हो सकता है उतनी प्रभावशाली ना हो। उदाहरण के लिए इन दो उप सह संयोजन यौगिकों यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखें। दोनों में समान केंद्रीय धातु आयन प्लैटिनम है और समान लिगेंड्स हैं, क्लोराइड आयन और अमोनिया अणु। समपक्ष व्यवस्था यानी सिस व्यवस्था में दोनों अमोनिया अणु एक तरफ हैं और दोनों क्लोराइड आयन दूसरी तरफ। यहाँ समान प्रकार के अणु या आयन एक ही ओर हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, जबकि विपक्ष व्यवस्था में ट्रांस व्यवस्था में ये लिगेंड्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो मूल रूप से हमारे केंद्रीय अणु के चारों ओर लिगेंड्स के समान सेट हैं, लेकिन वे अंतरिक्ष में यानी स्पेस में अलग अलग तरह से व्यवस्थित हैं और अणुओं के संदर्भ में इसे हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यौगिकों का आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और परमाणुओं के बीच के आबंध ये समान होते हैं, लेकिन प्रतिस्थापियों के स्थानिक विन्यास यानी स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर होता है, जैसे यहाँ केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर के लिगेंड्स। लेकिन अगर सोचें तो ज्यामितीय समावयवता हमारे लिए नई नहीं है। इसे हमने कार्बनिक रसायन में पहले भी देखा है, जब हमने एल्कीन्स में समपक्ष और विपक्ष समावयवता पे चर्चा की थी। उदाहरण के लिए यहाँ एक समपक्ष एल्कीन है जिसमें प्रतिस्थापी मिथाइल समूह द्विआबंध के एक तरफ हैं और दोनों क्लोराइड आयन द्विआबंध के दूसरी ओर हैं, और विपक्ष समावयव में ये प्रतिस्थापी विपरीत दिशा में होते हैं। अब हम जानते हैं कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड रोटेशन को घूर्णन को रोकता है, जिसकी वजह से समपक्ष विपक्ष या सिस ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं, है ना। कुछ ऐसा ही उप सह संयोजन यौगिकों में भी होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी होता है। उप सह संयोजन यौगिकों में भी समपक्ष और विपक्ष समावयव होते हैं, लेकिन यहाँ इसका कारण डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि लिगेंड्स केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर निश्चित स्थानों पर होते हैं। लेकिन ध्यान दें कि समपक्ष और विपक्ष समावयव हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होते। ये केवल कुछ विशेष ज्यामितियों जैसे वर्ग समतली यानी स्क्वायर प्लानर और अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही संभव हैं। लेकिन इसके बारे में हम और विस्तार से एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो अब हमने ये तो समझ लिया है कि उपसह संयोजन यौगिकों में समपक्ष और विपक्ष समावयव यानी सिस और ट्रांस आइसोमर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये अंतर मायने क्यों रखता है, हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्या लिगेंड्स की व्यवस्था में इस अंतर का कोई वास्तविक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। उदाहरण के लिए आइए सिस प्लैटिन और ट्रांस प्लैटिन यानी समपक्ष प्लैटिन और विपक्ष प्लैटिन के जैविक प्रभावों की तुलना करें। सिस्प्लैटिन यानी हमारे यौगिक का सिस फॉर्म समपक्ष रूप एक शक्तिशाली कैंसर रोधी दवा है। होता ये है कि ये शरीर में जाकर अपने क्लोराइड आयन को यानी क्लोराइड लिगेंड्स को खो देता है और केंद्रीय धातु आयन ये प्लैटिनम शरीर में जाकर के डीएनए से बंध जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सिस्प्लैटिन के डीएनए से बंधने के कारण क्रॉस लिंक बनता है जो डीएनए को बढ़ने से या डबल होने से रोकता है, जिसकी वजह से कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और ये केवल क्लोराइड लिगेंड की समपक्ष व्यवस्था के कारण ही संभव है। यही व्यवस्था सिस्प्लैटिन को यानी समपक्ष प्लैटिन को एक जीवन रक्षक कैंसर रोधी दवा बनाती है। लेकिन ट्रांस प्लैटिन का क्या? तो इस यौगिक का ट्रांस फॉर्म विपक्ष रूप
कैंसर रोधी दवा का काम नहीं करता, क्योंकि इसके लिगेंड्स की व्यवस्था प्लैटिनम धातु को डीएनए से प्रभावी ढंग से जुड़ने नहीं देती, जिसकी वजह से ट्रांसप्लाटिन समान डीएनए क्रॉस लिंक नहीं बना पाता, जो कैंसर कोशिकाओं को दुगना होने से या बढ़ने से रोकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सिस्प्लैटिन खाली कैंसर सेल्स को कैसे टारगेट करता है, ये खाली कैंसर सेल्स को कैसे लक्ष्य बनाता है, ये स्वस्थ कोशिकाओं को भी तो बढ़ने से रोक सकता है ना? तो असल में कैंसर कोशिकाओं के लिए सिस्प्लैटिन की चयनात्मकता यानी सिलेक्टिविटी का कारण कई जैविक कारक हैं। ये कारक कैंसर कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं की तुलना में समकक्ष प्लैटिन के प्रति अधिक संवेदनशील या कमजोर बनाते हैं। इस वीडियो में हम ये दवा किस तरह से काम करती है उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। हमें बस ये समझने की जरूरत है कि सिस्प्लैटिन कैंसर कोशिकाओं को लक्ष्य बनाकर नष्ट कर सकता है, जबकि ट्रांसप्लैटिन ऐसा नहीं कर पाता। और फिर से ये सब लिगेंड्स की समपक्ष और विपक्ष व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। समपक्ष और विपक्ष समावयवों के व्यवहारों में इस अंतर का उपयोग केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है। यह उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस और सिंथेटिक रसायन विज्ञान में भी बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए उपसह संयोजन संकुल यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के समपक्ष और विपक्ष रूपों को देखें। यहाँ हमारे पास कोबाल्ट आयन है जो 2 एथिलीन डायमीन उभयदंती लिगेंड्स और 2 क्लोरीड आयनों से संयोजित है। समपक्ष रूप में सिस फॉर्म में क्लोराइड आयन एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, जबकि विपक्ष रूप में ट्रांस फॉर्म में क्लोराइड आयन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसका उनके व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, समपक्ष समावयव सिस आइसोमर में क्लोराइड आयन एक दूसरे के काफी निकट होते हैं। इससे स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ जाता है, जिसके कारण सिस फॉर्म में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने की संभावना अधिक होती है, जहां क्लोराइड आयन को अन्य लिगेंड से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, कुछ अभिक्रियाओं में सिस फॉर्म को ट्रांस फॉर्म की अपेक्षा ट्रांस फॉर्म की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील, अधिक रिएक्टिव पाया गया है। दूसरी ओर ट्रांसफॉर्म अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयनों के बीच स्टेरिक इंटरैक्शन यानी त्रिविम अन्योन्य क्रियाएं कम होती हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर्स के कलर्स भी, रंग भी पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। समपक्ष रूप का सिस फॉर्म का रंग आमतौर पर बैंगनी या जामुनी होता है यानी पर्पल या वायलेट होता है, जबकि विपक्ष रूप का ट्रांसफॉर्म का रंग आमतौर पर नीला होता है। हम इस विशेषता का उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में इन दोनों रूपों के बीच अंतर करने के लिए कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सिस और ट्रांस आइसोमर्स में लिगेंड की व्यवस्था में भिन्नता के कारण उनकी अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी, स्थायित्व और रंग में अंतर हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम उन यौगिकों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे जिनकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। समन्वय संख्या 4 के संगत ज्योमेट्रीज वर्ग समतली यानी स्क्वायर प्लेनर और चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होती हैं। लेकिन क्या इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? अगले वीडियो में हम इस सब के बारे में बात करने वाले हैं।